न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनका परिचय मैं आपको क्या दूं। पूरी देश दुनिया उनको जानती है। आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व केंद्रीय मंत्री और ना जाने क्या क्या नाम, उनके साथ क्या क्या उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका देश इस न्यूज़। सर, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में पहला प्रश्न मेरा आपसे यही कि कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? तैयारियां ठीक है। कार्यकर्ता के बल पर तैयारी होती है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और हम उनके जोश को संगठित करके चैनलाइज कर रहे हैं ताकि वो कांग्रेस को जीत की तरफ ले जा सके। आप कांग्रेस की चुनावी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आप ही जो कुछ भी निर्धारित करेंगे, वो मोस्ट स्टार प्रचारक भी आप स्वयं हैं पार्टी के। ऐसे में सर, मुद्दों की अगर हम बात करें, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, डबल इंजन है, तो क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? ऐसे मुद्दे हैं जो सभी को असर कर रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जी, जिसने हमारे नौजवानों के भविष्य के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। जी, इन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर रोजगार बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, सरकारी स्तर पर हो, गैर सरकारी स्तर पर। जबकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जब तक आप रोजगार के अवसर पैदा नहीं करेंगे, सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र, हर क्षेत्र के अंदर तो काम नहीं चल सकता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री को स्वयं ही जो है रोजगार सृजक के रूप में सारे प्रयास करने पड़ते हैं। सर, जैसे कि आपने देखा अभी हाल ही में आप ही के क्षेत्र से धामी जी मुख्यमंत्री बने, तीसरे मुख्यमंत्री बीजेपी से कार्यकाल जब से बीजेपी का शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी आए हैं तो घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि ये जैसे कि स्लो ओवर में बैटिंग करने आए, बड़ी बड़ी हिटें लगाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आपने एक सवाल किया जी, कि मुद्दे क्या है। जी, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा है। महंगाई आज सबको पीड़ित कर रही है। सोशल के मुंह की तरीके से निरंतर बढ़ती हुई महंगाई में प्रत्येक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब वर्ग को जूझ रहा है। जो रोज कमा करके खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों के खाने की क्षमता और साथ साथ लोगों की आमदनी, दोनों का एक दूसरे से बड़ा संबंध है। जब आमदनी नहीं है तो खाने की क्षमता कहाँ से पैदा होगी? तो ये बड़ा सवाल है। फिर करप्शन है, विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। विकास ठप पड़ा है क्योंकि राज्य के आय के स्रोत सूख गए हैं और राज्य सरकार उन स्रोतों को रिचार्ज नहीं कर पा रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, हमारे छोटे से प्रांत के अंदर हम दूसरे नंबर पर थे औसत मृत्यु दर में जो है, जो दूसरे राज्यों की तुलना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने कुंभ के अंदर आप ही के पार्टी के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने टेस्टिंग घोटाला कर दिया। जी, एक कर्मकार बोर्ड के घोटाले के बाद जो यहाँ के वर्किंग क्लास के साथ हुआ है, जो श्रमिकों के साथ हुआ है, वो एक बड़ा भारी कलंक है इस सरकार के माथे पर। कहीं ना कहीं आप एक अब खनन आज ऐसी हालत हो गई है, कोई नदी नाला ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने खोद नहीं डाला है। जी, नकली शराब का राज्य में बड़ा जबरदस्त प्रचलन हो गया है। नशा राज्य के अंदर बेतहाशा आ रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि हम एक मिसमैनेज स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट शून्य स्टेट बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय फ्रंट फुट पर है और बीजेपी बैक फुट पर है, क्योंकि बहुत सारी आपने कमियां गिनाई। वो मुद्दे महंगाई की हो या बेरोजगारी की बात हो या पलायन की बात हो। आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री कुछ कोशिश कर रहे हैं जी, मगर अब घोषणाएं करने से क्या होता है? तो कहीं तो उनको लोग भी समझ रहे हैं कि इन घोषणाओं को धरती पे कहीं को उतार नहीं सकते।
जी, कुछ क्योंकि उसका समय बहुत कोई कम असर बचा। नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ प्रयास वो करे भी तो वो जनता में एक स्वाभाविक रूप से सवाल उठा है कि 4.5 साल आप चुप रहिए, अंत में 2-2.5 महीने में आप घोषणाओं की झड़ी लगा दीजिए, तो इसका मतलब है आप 4.5 साल लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यदि आप कर सकते थे क्यों पहले क्यों नहीं किया? और जो मुख्यमंत्री पहले हटे तो क्या वो इतने नालायक थे कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे? जब ऐसे वो मुख्यमंत्री थे तो उसके लिए आपको राज्य से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपको निकम्मे मुख्यमंत्री दिए। यही प्रश्न मेरा था ये सर अगला। ये सवाल भाजपा के सामने बहुत बड़ा है कि पहले के मुख्यमंत्रियों को क्यों हटाया और आज जिन घोषणाओं को कर रहे हैं उनका क्या तारतम्य है। वही मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि ये स्लॉग ओवर में बैटिंग करने आए हैं, लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं, क्या ये धरातल पर उतर पाएंगी या सिर्फ चुनावी जुमले? स्लॉग और बैटिंग भी नहीं है जी स्लॉग और बैटिंग का। मैं तो कुछ जुड़ेगा आपकी तरफ। आप तो जो है बॉल है नहीं, बल्ला घुमा रहे हैं। बल्ला घुमा दे रहे हैं। जी आपके पास धन है नहीं, जी आपने उनकी तैयारियां नहीं कर रखी हैं, कोई विभागीय कनेक्शन चीज़ों के ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं। कई विसंगतियां इसके बाद राज्य को भुगतनी पड़ेंगी। आप 2022 के चुनाव को जीतने के लिए वित्तीय असंगतियां पैदा कर दीजिए, इस तरीके के मिसमैनेज फाइनेंसेस कर दीजिए, तो उससे इस राज्य की जनता का 2022 भी खराब होगा, 2023 भी खराब होगा। भुगतना तो राज्य की जनता को पड़ेगा। जी जी। रावत जी, अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अभी आपने मीडिया को एक बयान दिया था कि आप उत्तराखंड में किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यशपाल आर्य जी की वापसी कहीं उस ओर तो इशारा नहीं कर रही? नहीं, किसी की ओर ऐसा इशारा नहीं। हमारे पास पहले से भी बहुत सारे लोग हैं और यशपाल आर्य निसंदेह उनमें पोटेंशियल है। एक क्षमता है, जी अच्छी बात है। और जब हमने कहा तो हमारा सीधा अर्थ ये है कि कांग्रेस पार्टी गरीब और विशेष तौर पर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पहले भी करती रही है। जगन्नाथ पहाड़िया जी से लेकर के आप देखिए तो कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और आज पंजाब में हमने शुरुआत की है और कल आने वाले दिनों में हम उत्तराखंड में भी बनाएंगे। और मैंने कामना की है कि हम ये समय हमारे जीवन काल में आ जाए। अच्छा, रावत जी, हमारे उत्तराखंड के उनके गढ़ गौरव नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत हुआ कि कांग्रेस बल नौकी रहेगी और भाजपा कांग्रेस होगी, मीन्स दल बदल। क्या इस चुनाव में अभी आपको लगता है, अभी चुनाव का दौर है, कुछ और संभावनाएं जताई जा सकती हैं इधर से उधर होने की? देखिए, दुर्भाग्य है, छोटा राज्य है। नरेंद्र सिंह जी के दर्द को मैं समझता हूँ और ये उत्तराखंड का दर्द है। भाजपा ने एक महापाप किया सरकार बनाने के लिए, और जनता ने क्यों उस महापाप को पर मोहर लगाई ये समझ में नहीं आया हमारे। अकेले दल बदल करना ही भाजपा का इतना महापाप था कि उसके लिए उसको दंडित किया जाना चाहिए था, और दंडित करने के बजाय वो पुरस्कृत हुए। और इससे छोटे राज्य के अंदर एक परंपरा चल पड़ी है। परंपरा चल पड़ी है। आज बहुत सारे लोग कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यदि हम उन सबको ले लें तो फिर एक ऐसा दौर आएगा कि भाजपा के लोग कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी वही गाना जो कहाँ जाएंगे। जी। तो कांग्रेस, ये सब चीजें हैं जो राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक है। अस्थिरता की जननी है भाजपा, और अस्थिरता का जो महापाप 2016 में उन्होंने रचा है, भाजपा को यदि जिस दिन जनता समझ जाएगी तो उस दिन उसको दंडित करना पड़ेगा, और भयंकर रूप से दंडित करना पड़ेगा। ओके रावत जी, यशपाल आर्य जी की वापसी कितना मजबूती देगी कांग्रेस को? उनके आने से ताकत तो मिली है जी। और मैं उनके जाने को दल बदल भी नहीं मानता। वो जिस समय कठिन क्षण था, जब पार्टी के सामने परीक्षा थी, जिस समय उन्होंने दल बदल किया, उस समय उन्होंने दल बदल नहीं किया। वो आखिर क्षणों में
हम उनकी मांग नहीं मान पाए, जी। तो उस कारण पार्टी से गए भाजपा ने लपक करके ले लिया। तो ये उनके वो दूसरी कैटेगरी में आते। दल बदल में तो वो आते जो पैसे के कारण जिन्होंने विधानसभा में पार्टी के खिलाफ वोट दिया। जी। कहीं ना कहीं चर्चाएं चलती रहती हैं मीडिया में भी और तमाम राजनीतिक गलियारों में भी कि हरीश रावत जी बागियों की वापसी में अड़ंगा डाल रहे हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? मैं दल बदल के खिलाफ हूँ जी। तो इसमें कोई छुपी बात थोड़ी है। जी। और ये जो उत्तराखंड दल बदल चाहता है तो क्या करे, अब हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम सब जागते रहो कहना है। यदि समाज जागना नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। ये 5 साल इतनी निकम्मी सरकार इसलिए झेलनी पड़ी कि ये दल बदल के गर्भ से पैदा हुई थी, दल बदल के गर्भ से पैदा हुई थी। और जनता ने उसको स्वीकारा, देखा। जिस दल बदल करने वालों को जिनकी भ्रूण हत्या हो जानी चाहिए राजनीति के अंदर, उनको आपने पनपने लिया, उनको आपने बड़े बड़े पदों पर बिठाते देखा। तो उसी सब का परिणाम 5 साल उत्तराखंड राज्य को झेलना पड़ा है। और 5 साल ही नहीं, आप देखिएगा मेरी इस बात को, मैंने तब भी लोगों से कहा था कि ये चीज़ जो है वर्षों वर्षों तक उत्तराखंड को सालती रहेगी। आज लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि यदि आप 4-5 विधायक खरीद सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और 4-5 विधायक खरीदने की क्षमता रखने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो गए। आज राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा यह है कि आप किसी तरीके से कुछ पैसा कमा लीजिए, आपके पास कुछ इल गॉटन मनी आ जाए तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए, किसी पार्टी से टिकट ले आइए, आप जीत जाइए। तो ये सब चीजें जो है ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए आप मानते हैं कि खरीद सही नहीं है। राजनीति को व्यवस्थित तरीके से संचालित होना चाहिए, नियमों के तरीके से, नियमों के अंतर्गत संचालित होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत संचालित होना चाहिए। जब आप इन चीजों की अवहेलना करते हैं तो उसका परिणाम घातक होता है। सर, आपका लगातार मीडिया में भी ये बयान चलता है। अभी आपने न्यूज़ 18 के द्विवेदी जी को बोला था कि उजाड़ू बल्ब, ये जरा जनता को बता दीजिए, उजाड़ू बल्ब किस चीज़ की क्या संज्ञा है, इसकी क्या परिभाषा है? तो सबने देखा 2016 में किस तरीके से पैसे की खरीद फरोख्त हुई। जी। हाँ, विजय वर्गीय जी से लेकर के कई लोग यहाँ आए। जी। चार्टर्स में पैसा आया, यहाँ सारे CBI, ED, इनकम टैक्स सब का उपयोग हुआ लोगों को तोड़ने के लिए और धन दिया गया। हमारे उस समय के कई विधायक मीडिया के सामने आए जिन्होंने कहा हमको पैसा ऑफर हुआ है, हमने ठुकराया है। जी। हमने ठुकराया है। लोगों ने बताया कि 20-25 करोड़ रुपया उनको दिया गया। जब उनको देने की कोशिश की गई तो जो गए वो क्या है, मेरे सामने विधानसभा के अंदर एक महिला के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए एक तत्कालिक मंत्री ने कहा कि इतना ले लिया तूने फला फला, अब तू घर जा रही है, घर क्यों नहीं आ रही? हाथ पकड़ करके घसीट करके ले गया। इस चीज को आप उजाड़ू बल्ब की संज्ञा देते हैं? लोग उजाड़ू बल्दी भी है, मारकोली बल्द भी है। जी। रावत जी, हाल ही में आपने मीडिया को बयान दिया कि आपको CBI का डर है, कहीं CBI की जांच आपके ऊपर ना आ जाए। क्या है इस बयान के पीछे? जांच उन्होंने इम्पोज कर ही रखी है। जी। एक बात बताओ, मेरे घर में चोरी भी, मेरे घर में डाका हुआ, FIR भी मेरे खिलाफ भी शादी की, मुकदमा भी मैं झेल रहा हूँ। विधायक किसकी पार्टी से गए? मेरी पार्टी से गए। मेरी सरकार को खतरा पैदा हुआ और जो है मुकदमा भी मेरे ऊपर कर दिया कि तुम खरीद फरोख्त कर रहे थे। अरे खरीद, जो उधर गए वो क्या आपको बचाने के लिए आपके रिश्तेदार थे कि वो चले गए? वो इसलिए गए क्योंकि आपने खरीदा फरोख्त। मुकदमा होना चाहिए था भाजपा पर, मुकदमा झेलना पड़ा मुझको। CBI मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव माहौल में कांग्रेस के कैंपेन को प्रभावित करने के लिए CBI की जांच का असर हो सकता है इस समय? कुछ भी कर सकते हैं। देश के गृह मंत्री ने यहाँ आकर के कहा है, CBI का उल्लेख किया है
जी। उस मुकदमे का उल्लेख किया है, नहीं तो मुकदमा न्यायालय में है। जी देश के गृह मंत्री को उसका जिक्र करने का क्या जरूरत है सार्वजनिक रूप से? तो इसका मतलब आप सीबीआई की जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, जी। उसको नेचुरल कोर्स में नहीं जाने देना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने राज्य के लोगों को सावधान किया, मैंने कहा देखो फिर वो खेल हो रहा है। जी सर, आपका बयान अभी हाल ही में हमने सुना कि आप कैमरे पर कहते आए हैं कि आप पार्टी से लड़वाने की भूमिका में हैं, लड़ने की भूमिका में नहीं रहना चाहते। क्या नहीं, मैंने ये कहा जब मैंने चुनाव लड़ाने की भूमिका अदा की है, पार्टी को उसका फायदा हुआ है। जी। पार्टी के पास 70 सीटों पर कंपेन करने के लिए यदि लोग हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है, मैं चुनाव लड़ूंगा। यदि नहीं है तो पार्टी का चुनाव का संयोजन भी तो करना है, जी। थोड़ा बहुत वातावरण बनाने का प्रयास तो करना है, जाना है सारे राज्य के अंदर घूमना है। तो पार्टी यदि हित में समझेगी मेरा लड़ना ठीक है तो मैं लड़ूंगा, और पार्टी समझेगी कि नहीं आप लड़ाइए तो मैं लड़ाने का काम करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ने से परहेज कर रहा हूँ, लड़ना कौन नहीं चाहेगा। आखिर हम तो राजनीतिक नर्तक हैं, जब बाजा बजेगा तो नाचेंगे। नाचना हमारा स्वाभाविक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहेगी, लेकिन यदि पार्टी के लिए कुछ और मुफीद है तो उस काम को करें। उम्र के ऐसे पड़ाव पर आप आ गए हैं, क्या इस विधानसभा चुनाव को हम आखिरी बाजी मान के चलें आपके लिए? राजनीति में और फिर जिसके काम करना जिसके स्वभाव का हिस्सा हो जी, तो उससे क्या कहा उम्र कोई मायने नहीं रखती। नहीं, जिस समय थक जाएगा शरीर, जी। जिस समय नहीं कर सकेंगे, क्षमता नहीं रह जाएगी, उस समय लोगों से हाथ जोड़ लेंगे। जिस समय क्षमता है किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते रहेंगे, पार्टी में देते रहेंगे, सरकार में देते रहेंगे। ये समय जब उत्तराखंड वालों ने हमको अपनी सेवा के लायक नहीं समझा तो हम पार्टी के काम में जुट गए। हमने दूसरे प्रांतों में भी पार्टी की सेवा करने का काम किया। पंजाब में आपका बहुत बड़ा असर हुआ, आप बयान यहाँ देते हैं, असर चंडीगढ़ तक जाता है। जी। राजनीति में कहीं ना कहीं आपके इस कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। जी। आप यहाँ पर कोई बयान देते हैं उसका असर पंजाब तक जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारी उठापटक पंजाब की राजनीति में हुई थी, लेकिन वर्तमान में सेटल्ड लगती है। तो मैं समझता हूँ आप बहुत बात हमने कर ली है। और कोई सवाल? सर बहुत धन्यवाद सर, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ, कोई शब्द हमारे पास नहीं है, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।